हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली में। आज की क्लास में हम बात करेंगे यूपी टेट के बारे में, जिसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर आपके लिए एक बैच चल रहा है जिसका नाम है अग्नि परीक्षा बैच। और यह बैच आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। और मैं इस बैच में आपको पढ़ाती हूँ संस्कृत विषय को, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है संधि प्रकरण। और आज जो संधि प्रकरण है इस टॉपिक को हम ख़त्म करेंगे, जिसमें हम विसर्ग संधि को करेंगे। कल की क्लास में भी हमने विसर्ग संधि के प्रकार को देखा है और आज जो दो प्रकार बचे हैं उनको हम आज करेंगे। ठीक है, तो क्लास शुरू करते हैं। और आज की क्लास जो है क्लास नंबर 23 है और मेरी क्लास शाम को 3 बजे होती है। तो शुरू कर, ठीक है। तो पिछली क्लास में कल की क्लास में हमने सत्व संधि, ठीक है, कल की क्लास में हमने सत्व संधि, ऋत्व संधि, ठीक है, ऋत्व संधि और उत्व संधि को कंप्लीट कर लिया है। 3 प्रकार हमने विसर्ग संधि के कर लिए हैं। और आज की क्लास में हम रत्व संधि को करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में हम रत्व संधि को करेंगे और रालोप संधि को करेंगे। इसके बाद हमारा जो चैप्टर है, ठीक है, रालोप संधि को करेंगे। इसके बाद हमारा जो चैप्टर है, संधि का चैप्टर है, वो आज हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, वो आज हम कंप्लीट कर लेंगे। ये 2 प्रकार काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इनको भी करने के बाद हमारा जो संधि चैप्टर है वो आज खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट संधि क्या है हमारी। आज है संधि नंबर 4। क्या है? संधि नंबर 4, जिसका नाम है रत्व विधि सूत्र या फिर रत्व संधि सूत्र। जिसमें क्या होता है, ठीक है, रत्व विधि सूत्र जैसे कहते हैं रा पैदा करने वाला सूत्र, यानी कि रा उत्पन्न करने वाला सूत्र। ठीक है, रा उत्पन्न करने वाला सूत्र इसे कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? रा उत्पन्न करने वाला सूत्र कहा जाता है। जिसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र हम देखेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि रत्व संधि सूत्र का मतलब होता है रा उत्पन्न करने वाला सूत्र। अब हम इसके संधि सूत्र को देखेंगे। तो संधि सूत्र क्या है? संधि सूत्र है रो सुपी। क्या है? रो सुपी। इसका मतलब क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि रो सुपी का मतलब क्या होगा कि रो का मतलब हो जाएगा रा। ठीक है, रो का मतलब क्या हो जाएगा? रा। और सुपी का मतलब हो जाएगा आ सुपी, यानी कि आ सुपी मतलब सुपी प्रत्यय। क्या है? सुप प्रत्यय। क्या है? आ का मतलब क्या हो जाएगा? आ का मतलब हो जाएगा ना। आ का मतलब क्या हो जाएगा? आ का मतलब हो जाएगा ना। और सुपी का मतलब क्या हो जाएगा? तो सुपी का मतलब हो जाएगा सुप प्रत्यय। क्या हो जाएगा? सुप प्रत्यय। क्या हो जाएगा? सुप प्रत्यय। और इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं इनको अब हम देखेंगे। ठीक है, उससे पहले आप इसको एक बार फिर से समझ लें कि इसका सूत्र क्या होता है। इसका सूत्र होता है, संधि का सूत्र होता है रो सुपी, जिसमें रो का मतलब हो जाएगा रावण और सुपी आ सुपी का मतलब हो जाएगा यानी कि ना, जिसमें सुप प्रत्याहार ना हो। ना का मतलब क्या है? जिसमें सुप प्रत्यय ना हो। और जो रा है तो इसके लिए क्या हो? ना होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए कहते हैं ना। क्या हो? ना के बाद अगर ना यानी कि सुप प्रत्याहार ना हो तो जो ना है वो रा में परिवर्तित हो जाता है। क्या हो जाता है? रा वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात इसको एक बार फिर से समझते हैं कि सूत्र क्या है। सूत्र है रो सुपी। क्या है? सूत्र क्या है? सूत्र है रो सुपी। ठीक है, क्या है? रो सुपी। जिसका अर्थ क्या होता है? इसका मतलब होता है कि रो का मतलब हो जाएगा रावण। रो का मतलब क्या हो जाएगा? रावण। और सुपी का मतलब क्या हो जाएगा? आसुप, जिसमें ना। आ का मतलब क्या हो जाएगा? ना। और सुप का मतलब क्या हो जाएगा? सुप का मतलब हो जाएगा सुप प्रत्यय। तो जिसमें सुप प्रत्यय ना हो, और रा का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर? ना। यानी कि ना के बाद में सुप प्रत्यय जिसके अंतर्गत ना हो तो वहां पर जो ना है वो रा वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। इसमें जो ना है वो रा वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। इसे ही रत्व संधि सूत्र कहते हैं। ठीक है, इसे ही क्या कहते हैं? इसे ही रत्व संधि सूत्र कहते हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि सुप प्रत्यय के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। ठीक है, सुप प्रत्यय के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि सुप
प्रत्यय, इनकी संख्या होती है 21। कितनी होती है? इनकी संख्या होती है 21। तो इसमें कौन कौन से हो जाएंगे, इनको अब हम देखेंगे। जैसे सु औ, ठीक है, सु औ जस, क्या है? सु औ जस, ठीक है। अम औट, अम औट और सस, अम औट सस। इसी प्रकार से टाभ्याम भिस, ठीक है, टाभ्याम भिस, क्या है? टाभ्याम भिस। और डेभ्याम भ्यस, क्या है? डेभ्याम भ्यस। इसी प्रकार से नेक्स्ट होगा डसी, ठीक है, डसी भ्याम भ्यस, क्या है? डसी भ्याम भ्यस, ठीक है। तो ये यहाँ पर हो जाएंगे, ये एक वचन हो जाएगा, ठीक है, ये एक वचन हो जाएगा, ये द्विवचन हो जाएगा, ये बहुवचन हो जाएगा। क्या होगा? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ठीक है। इसी प्रकार से ये हो जाएगा, 1 नंबर पे आ जाएगा सु और जस, 2 नंबर पे हो जाएगा अम और सस, 3 नंबर पे हो जाएगा टाभ्याम भिस, 4 नंबर पे हो जाएगा डेभ्याम भिस, ठीक है, डेभ्याम भ्यस। और 5 नंबर पे हो जाएगा डसी भ्याम भ्यस। और नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट 6 नंबर पे आ जाएगा डस, ठीक है, 6 नंबर पे आएगा ढस ओस, ढस ओस और आम, क्या है? ढस ओस आम। और 7वां हो जाएगा डिंग ओस, ठीक है, डिंग ओस और सुप, और क्या होगा? सुप। तो ये हो जाएगा 6 नंबर और ये हो जाएगा 7, तो यानी कि 7 और 1 2 3, तो सातियाँ कितने होते हैं? 7 दूनी 14, सातियाँ क्या होते हैं? 21। तो टोटल सुप प्रत्यय के अंतर्गत वर्ण कितने होते हैं? तो वो होते हैं 21। कितने होते हैं? 21, ठीक है। और ये जरूरी नहीं है कि आप याद करें, लेकिन मेरा, ठीक है, ये जरूरी नहीं है आप याद करें, लेकिन पता होना चाहिए आपके लिए, ठीक है, इसके बारे में आपके लिए पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम देखेंगे इसको उदाहरण के माध्यम से, अब हम समझेंगे। जैसे उदाहरण है, ठीक है, जैसे, ठीक है, जैसे उदाहरण क्या है? अहन अहन, ठीक है, उदाहरण है अहन अहन, अहन अहन, ठीक है, क्या है? अहन अहन, ठीक है। तो इसको कैसे प्रकार के करेंगे? ठीक है, अहन, ठीक है, अहन। तो मैंने आपको क्या बताया था? इसकी पहचान बताई थी रो सुपी में, कि जो ना है उसके स्थान पर क्या आ जाए? रा आ जाए। क्या आ जाए? ना के स्थान पर क्या आ जाए? ना के स्थान पर क्या आ जाए? रा आ जाए। और ना बिल्कुल समान ही रह जाए, ठीक है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? रा में परिवर्तित हो जाएगा। ना के स्थान पर क्या हो जाएगा? रा वर्ण हो जाता है, तब ये हो जाएगा अहन, अहर और अहर, ठीक है। ये ना भी किसमें? ना रा में परिवर्तित हो जाएगा, तब ये हो जाएगा अहर अहर। क्या हो जाएगा? अहर अहर। तो इसमें क्या होता है? इसमें एक सूत्र लगता है, खरवसान यो विसर्जनीय। इसमें कौन सा सूत्र लगता है? इसमें एक सूत्र लगता है, खरवसान, खरवसान यो विसर्जनीय। क्या है? खरवसान यो विसर्जनीय, क्या है? यो विसर्जनीय। तो इसमें क्या हो जाता है? इस सूत्र के माध्यम से यह अरहटा यानी कि विसर्ग में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। किसमें परिवर्तित हो जाएगा? तब ये हो जाएगा एह रहे, यानी कि रा के स्थान पर क्या आ जाएगा? विसर्ग लग जाता है, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अह रह, क्या है? अह रह का संधि विच्छेद क्या होगा? तो आपको क्या लिखना होगा? अह रह का संधि विच्छेद होता है अहन धन अहन। क्या होता है? अह रह का संधि विच्छेद होता है अहन धन अहन। क्या होता है? अहन धन अहन, जिसमें ना जो है वो राग वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, तब ये हो जाता है अहर अहर। तब इसमें खरवसान यो विसर्जनीय सूत्र के माध्यम से, किसके?
खरवसान यो विसर्जनीय सूत्र के माध्यम से यह अहरह में परिवर्तित हो जाता है, जिसका अर्थ होता है प्रत्येक दिन। इसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है प्रत्येक दिन। ठीक है, अब इसकी परिभाषा को अब हम देखेंगे, उदाहरण बाद में देखेंगे, उससे पहले अब हम इसकी परिभाषा को देख लेते हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या है? ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या है? परिभाषा है यदि पद के अंत में, यदि पद के अंत में, किसके? पद के अंत में ना वर्ण क्या हो? पद के अंत में ना वर्ण हो तथा बाद में क्या हो? उसके बाद में क्या हो? सुप प्रत्याहार हो। उसके बाद में क्या हो? सुप प्रत्यय। उसके बाद में सुप प्रत्यय नहीं हो। नहीं हो तो जो ना वर्ण है, जो ना वर्ण है, उस वर्ण के स्थान पर, ना वर्ण के स्थान पर रा क्या हो जाता है? रा वर्ण हो जाता है। क्या हो जाता है? रा वर्ण हो जाता है। ठीक है, परिभाषा को एक बार फिर से पढ़ते हैं। परिभाषा है यदि पद के अंत में, यदि पद के अंत में ना वर्ण हो, क्या हो? पद के अंत में ना वर्ण हो तथा उसके बाद में सुप प्रत्यय नहीं हो। सुप प्रत्यय ना क्या हो? सुप प्रत्यय नहीं हो तो ना वर्ण के स्थान पर रा वर्ण हो जाता है। किसके? ना वर्ण के स्थान पर रा वर्ण हो जाता है। ठीक है, अब हम इसको और उदाहरण के माध्यम से समझेंगे, जैसे है अहन निश। ठीक है, अहन निश, तो इस संधि को बताइए किस प्रकार से होगी? तो ना के स्थान पर क्या मैंने आपको बताया परिभाषा में कि जब ना के स्थान पर रा हो जाए, क्या हो? ना के स्थान पर रा हो जाए और सुप प्रत्यय इसमें उपस्थित ना हो, तो आप इसमें देख सकते हैं कि सुप प्रत्यय है या नहीं है। मैंने अभी आपको बताए थे सुप प्रत्यय कौन कौन से हैं। ठीक है, तो ये रहे सुप प्रत्यय, जिसमें सु और जस, अम और सस, टा भ्याम भिस, डे भ्याम भ्यस, डसी भ्याम भ्यस और डस ओस आम, डी ओस सुप। ये क्या है? ये सुप प्रत्यय होते हैं। ठीक है, तो ये आपने देख ली सुप प्रत्यय है। तो सुप प्रत्यय जिसके अंतर्गत ना हो, अभी हमने उदाहरण क्या देखा? अभी हमने उदाहरण को देखते हैं। तो उदाहरण है, इसमें निस है, तो निस क्या है? ये सुप प्रत्याहार नहीं है, तब ये किसमें परिवर्तित हो जाएगा? तब ये हो जाएगा अहर धन निस। ठीक है, अहर धन निस, तो ये हो जाएगा एह निश। क्या हो जाएगा? एह निश, जिसका अर्थ होता है दिन रात। जिसका, ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है? दिन रात। जिसका अर्थ होता है दिन रात। ठीक है, क्या होता है? जिसका अर्थ होता है दिन रात। इसी प्रकार से एक और उदाहरण देख लेते हैं। नेक्स्ट उदाहरण है अहनगढ़। क्या है? नेक्स्ट उदाहरण है अहनगढ़। क्या है? अहनगढ़। तो इसका क्या होगा? इसमें जो ना है इसको किस में परिवर्तित हो जाएगा? रा में परिवर्तित हो जाएगा। तब ये हो जाएगा अहर धन। गढ़ क्या है? एक सुप प्रत्यय है, नहीं है, तो ये सेम टू सेम इसको समान रूप से उतार लिया जाएगा। तब ये हो जाएगा अहर, यानी कि रा जो है वो गा पर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा अहगढ़। क्या है? अहगढ़, जिसका अर्थ होता है दिन का समूह। क्या होता है? जिसका अर्थ होता है दिन का समूह। क्या होता है? जिसका अर्थ होता है दिन का समूह। इसी प्रकार से आगे देखते हैं। अभी हमने ये देखा कि जिसमें सुप प्रत्याहार ना हो। अब हम ये देखेंगे कि जिसमें सुप प्रत्यय हो। जिसमें सुप प्रत्यय हो तब वह रत्व संधि किस प्रकार से बनाई जाएगी। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जैसे ना हो और ना के बाद में सुप प्रत्यय हो। क्या हो? ना के बाद में सुप प्रत्यय हो, तब ये संधि किस प्रकार से बनेगी? तो जो ना है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? ना जो है वो ऊ में परिवर्तित हो जाएगा। किस में? ना ऊ में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे अब हम उदाहरण देखेंगे, जैसे अहन धन भ्याम। ठीक है, अहन धम भ्याम, तो मैंने आपको बताया था भ्याम क्या है? एक सुप प्रत्यय है। भ्याम क्या है? एक सुप प्रत्यय है। तब ये संधि किस प्रकार से बनाई जाएगी? तब यहाँ पर जो ना है वो ऊ में परिवर्तित हो जाएगा। किसमें? ना जो है वो ऊ में परिवर्तित हो जाएगा, तो अह ऊ भ्याम
क्या हो जाएगा, अहभू व्याम। तो उसके बाद हम हा में जो व्यंजन है उसको हम निकालेंगे तो आ और ऊ बनेगा और भ्याम। तो आ और ऊ मिलाकर क्या बनते हैं, ओ का निर्माण होता है। किसका, आ और ऊ मिलाकर क्या होता है, ओ का निर्माण होता है। तो ये हो जाएगा अह धन भ्याम ओ धन भ्याम। क्या होगा, अह धन ओ धन भ्याम। तब ये संधि क्या हो जाएगी, हो जाएगी अहो भ्याम। क्या हो जाएगी, अहो भ्याम। और जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है 2 दिन। क्या होता है, इसका अर्थ होता है 2 दिन। तो इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं कि अभी मैंने आपको बताया था कि जिसमें ना के बाद में कोई सुप प्रत्यय ना हो। अब हम देख रहे हैं कि जिसमें ना के बाद में सुप प्रत्यय हो तब जो ना है वो ऊ में परिवर्तित हो जाएगा। तब वो ना जो है वो ऊ में परिवर्तित हो जाएगा। और हमने इसमें उदाहरण भी देखा। इसका उदाहरण क्या था कि अहन भ्याम। क्या है, अहन भ्याम। तो जो ना है वो ऊ में परिवर्तित हो गया, फिर आ और ऊ मिलकर बनाते हैं ओ। तब ये हो जाएगा अहो भ्याम। क्या हो जाएगा, अहो भ्याम, जिसका अर्थ होता है 2 दिन। जिसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है 2 दिन। अब हम इसकी परिभाषा को देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, इसकी परिभाषा हो जाएगी कि यदि यदि पद के अंत में, यदि पद के अंत में ना वर्ण हो। क्या हो, पद के अंत में ना वर्ण हो तथा सुप प्रत्यय हो, तथा सुप प्रत्यय हो। क्या हो, सुप प्रत्यय हो। तो वह किसमें, तो जो ना वर्ण है, तो जो ना वर्ण है, क्या है, तो जो ना वर्ण है, क्या है, ना वर्ण है, उसके स्थान पर, ना वर्ण के स्थान पर ऊ हो जाता है। क्या हो जाता है, ना वर्ण के स्थान पर ऊ हो जाता है। इसे ही क्या कहते हैं, इसे ही रत्व संधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रत्व संधि कहा जाता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट संधि क्या है, लोप हुआ रहता है। क्या होता है, जहां पर डा और रा का लोप हुआ रहता है वहां पर उसके वहां पर उसके पूर्व वर्ण में लगा हुआ, वहां पर उसके, ठीक है, वहां पर उसके पूर्व वर्ण में लगा हुआ अड़ प्रत्याहार, पूर्व वर्ण में लगा अड़ प्रत्याहार, अड़ प्रत्याहार के अंतर्गत छोटा आ, छोटा ई और छोटा ऊ आते हैं। ठीक है, क्या आते हैं, छोटा आ, छोटा ई, छोटा ऊ आते हैं। का मतलब जो अड़ प्रत्याहार होता है उसका दीर्घ, दीर्घ यानी कि बड़ा आ, बड़ा ई और बड़ा ऊ हो जाता है, यानी कि उसको उसमें परिवर्तित कर दिया जाता है। ठीक है, कर दिया जाता है। परिभाषा को एक बार फिर से देखते हैं। परिभाषा क्या है, परिभाषा है यदि यदि ड और रा का लोप हुआ रहता, यदि किसी भी, ठीक है, यदि जहां पर, यहाँ पर जहां पर डा और रा का लोप हुआ रहता है वहां उसके पूर्व वर्ण, वहां उसके पूर्व वर्ण में लगा हुआ अड़, लगा हुआ अड़ यानी कि आ ई ऊ का दीर्घ में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, इसको हम सूत्र के माध्यम से एक बार फिर से देख लेते हैं। ठीक है, इसको हम सूत्र के माध्यम से एक बार फिर से देख लेते हैं। सूत्र था ड ढ, यहाँ पर डा और रा का पहले से ही लोप हुआ रहता है और उसके पूर्व में यदि अड़ प्रत्याहार, उसके पूर्व में अड़ प्रत्याहार लगा होता है यानी कि आ ई ऊ लगा होता है तो उसका वह दीर्घ में परिवर्तन हो जाता है, उसका दीर्घ में परिवर्तन हो जाता है। किसमें, दीर्घ में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, अब हम इसको उदाहरण के माध्यम से समझेंगे जिससे आपको ये आपको सूत्र बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो उदाहरण क्या है, उदाहरण है जैसे, जैसे जैसे पुनर्रमते। क्या है, जैसे पुनर्धन रमते। ठीक है, पुनर्धन रमते। तो इसमें जो रा है,
इसमें जो रा है इसका लोप कर दिया जाएगा। कौन से सूत्र से? रोरी सूत्र से। ठीक है, रोरी सूत्र के माध्यम से इसका लोप हो जाएगा, यानी कि जब दो रा हो तो जो पहले वाला रा है उसका लोप हो जाता है। तब ये यहाँ पर बचेगा पुन धन पुन अ। ठीक है, तब यहाँ पर बचेगा पुन धन रमते। क्या बनेगा? यहाँ पर बचेगा पुन धन रमते। ठीक है, पुन धन रमते। तो जो ना है इसके इसमें है हलंत लगाकर हम इससे बाहर आ को निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा पुन धन आ धन रमते। पुन धन आ धन रमते। तो इसमें जो आ है मैंने आपको बताया, अभी हमने सूत्र पढ़ा ढिलो रूपे, ढिलो पे पूर्वस्य दीर्घाड़ा, जिसमें ढ ढ यानी कि जिसमें क्या हो, जिसमें जब अड़ प्रत्याहार हो, अड़ प्रत्याहार का इसमें क्या दिया है? आ दिया है। तो यह ढलोपो सूत्र के माध्यम से ढलोपे पूर्वस्य, ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोड़ा, दीर्घो। ठीक है, ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोड़ा सूत्र के माध्यम से जो छोटा आ है, यानी कि अड़ जो है, अड़ के अंतर्गत जो छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ आते हैं वो दीर्घ में परिवर्तित हो जाते हैं। किसमें परिवर्तित हो जाते हैं? दीर्घ में परिवर्तित हो जाते हैं। तब ये हो जाएगा पुन धन बड़ा आ धन रमते, पुन धन बड़ा आ धन रमते। तब यहाँ पर ये बन जाएगा पुनः रमते। क्या हो जाएगा? पुनः रमते। क्या हो जाएगा? पुनः रमते। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण क्या है? अगला उदाहरण देखते हैं। उदाहरण नंबर 2 क्या है? तो उदाहरण नंबर 2 है हरि। उदाहरण नंबर 2 है हरि रम्या। क्या है? हरि रम्या। तो हरि रम्य का संधि विच्छेद क्या होगा? हरि रम्य का संधि विच्छेद क्या होगा? तो हरि रम्य का संधि विच्छेद हो जाएगा हरिर धन रम्या। क्या हो जाएगा? हरिर। तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा हरिर धन रम्या। क्या होगा? हरिर धन रम्या। तो इसमें जो रा है वो रोरी सूत्र के माध्यम से रा का, पूर्व रा का लोप हो जाएगा। इसका किससे लोप हो जाएगा? रोरी सूत्र के माध्यम से, रोरी सूत्र के माध्यम से। तब ये हो जाएगा हरि धन रम्या। क्या हो जाएगा? हरि धन रम्या। तो इसमें जो ई है इसको अब हम निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करके इसमें हरि में जो ई है, हरि में जो ई है उसको हम निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा हर धन ई धन रम्या, हर धन ई धन रम्या। तो यहाँ पर जो अड़, यहाँ पर जो अड़ का वर्ण है, अड़ का जो वर्ण है वो किसमें? दीर्घ में परिवर्तित हो जाएगा, यानी कि छोटी ई जो है वो अड़ प्रत्याहार के अंतर्गत बड़ी ई में परिवर्तित हो जाएगी। तो यहाँ पर कौन सा सूत्र लगेगा? तो यहाँ पर सूत्र लगेगा ढ्रालोपे पूर्वस्य, ढ्रालोपे पूर्वस्य लोपा। ठीक है, क्या लगेगा? ढ्रालोपे पूर्वस्य दीर्घोड़ा। तो यहाँ पर सूत्र लग जाएगा ढ्रालोपे पूर्वस्य दीर्घोड़ा। ठीक है, दीर्घोड़ा। ठीक है, दीर्घोड़ा। तो यहाँ पर सूत्र लग जाएगा ढ्रालोपे पूर्वस्य दीर्घोड़ा। तो यहाँ पर जो छोटी ई है वो बड़ी ई में परिवर्तित हो जाएगी। तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा हर धन बड़ा ई धन रम्या, धन रम्या। तब ये हो जाएगा हरि। ठीक है, बड़ी की मात्रा में परिवर्तित हो जाएगा, यानी कि बड़ी ई है तो इसमें बड़ी ई में इसको परिवर्तन कर देंगे। तो ये हो जाएगा हरि रम्या। ठीक है, क्या हो जाएगा? हरि रम्या। ठीक है, हरि रम्य। इसी प्रकार से एक और उदाहरण देखते हैं और उसके माध्यम से हम इसको और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, इसको और अच्छे से समझते हैं। तो उदाहरण नंबर 3 है शंभु राजते। ठीक है, उदाहरण नंबर 3 है शंभु राजते, शंभु राजते। तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा शंभु। ठीक है, छोटा ऊ, शंभु धन राजते, राधन राजते, जिसमें रा का क्या हो जाएगा? रोरी सूत्र के माध्यम से लोप हो जाता है। रोरी सूत्र के माध्यम से जो पूर्व का रा होता है उसका लोप हो जाता है।
तब ये परिवर्तित हो जाएगा शंभु राजते। तो यहाँ पर हम भा में से ई को भी निकाल लेते हैं, ऊ को निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा शंभ धन ऊ धन राजते, धन ऊ धन धन राजते। ठीक है, धन ऊ धन धन राजते। तो यहाँ पर ढ्रालोपे पूर्वस्य सूत्र के माध्यम से, ढ्रालोपे पूर्वस्य सूत्र के माध्यम से ऊ जो है बड़ा ऊ में परिवर्तित हो जाएगा। तब ये हो जाएगा शंभ धन बड़ा ऊ धन राजते। ठीक है, बड़ा ऊ धन राजते। तब यहाँ पर ये परिवर्तित हो जाएगा, इसको जोड़ने पर बनेगा शंभु, इसको जोड़ने पर क्या बनेगा, इसको जोड़ने पर बनेगा शंभु राजते। क्या बनेगा, शंभु राजते। ठीक है, शंभु राजते। इसी प्रकार से मैं आपसे पूछती हूँ, आप बताइए, कुछ उदाहरण दे रही हूँ और उसका आप संधि विच्छेद कीजिए। तो इसका संधि विच्छेद कीजिए स्वराज्यम। ठीक है, स्वराज्यम का संधि विच्छेद कीजिए, क्या होगा। और इसी प्रकार से आप अंतर्राष्ट्रीय का संधि विच्छेद भी करके बताइए। तो अंतर्राष्ट्रीय किस प्रकार से लिखते हैं, आप बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ये वाला सही है या फिर जो मैं लिख रही हूँ वो सही है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, तो इन दोनों में बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इससे पहले हम इसका संधि विच्छेद करके देख लेते हैं। स्वराज्यम, तो स्वराज्यम का संधि विच्छेद हो जाएगा स्वर धन राज्यम, स्वर धन राज्यम, स्वर धन राज्यम। ठीक है, तो जो रा है उसका रोरी के माध्यम से लोप हो जाएगा। तब यहाँ पर बचेगा स्वाधन राज्यम, स्वाधन राज्यम। ठीक है, और वा में से हम स्वर को निकाल लेंगे, तब ये बन जाएगा स्वाधन आधन राज्यम। ठीक है, स्वाधन आधन राज्यम। तो जो छोटा आ है वो ढ्रालोपे सूत्र के माध्यम से बड़ा आ में परिवर्तित हो जाएगा। किसमें, बड़ा आ में परिवर्तित हो जाएगा। तब यहाँ पर ये बन जाएगा स्वाधन आधन राज्यम। क्या है, आधन राज्यम। ठीक है, आधन राज्यम। तब यहाँ पर इसको जोड़ने पर बन जाएगा स्वरा राज्यम, स्वरा राज्यम। क्या बनेगा, स्वरा राज्यम। ठीक है, तो ये हमारी यहाँ पर संधि का आपने देख लिया होगा, आपने अच्छे से समझ लिया होगा कि जो रा लोप संधि है उसको आप अच्छे से समझ गए होंगे कि रोड़ी सूत्र का प्रयोग कहाँ पर किया जाएगा और ढ्रालोपे पूर्वस्य दीर्घोड़ा सूत्र का प्रयोग कहाँ पर किया जाएगा। और इसके बाद में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है कि इसका आंसर बताइए कि इनमें से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सही है, फर्स्ट ऑप्शन ए वाला या ऑप्शन बी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। संस्कृत में इसको सही कहते हैं और हिंदी में जो अंतर्राष्ट्रीय है इसको करेक्ट कहा जाता है। ठीक है, तो संस्कृत में क्या है, संस्कृत में अंतर्राष्ट्रीय होता है। क्या होता है, संस्कृत में होता है अंतर्राष्ट्रीय। तो अब हम इसका संधि विच्छेद करके देख लेते हैं कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका संधि विच्छेद करके बताइए। अंतर्राष्ट्रीय का संधि विच्छेद क्या होगा। तो अंतर्राष्ट्रीय का संधि विच्छेद हो जाएगा अंतर्धन राष्ट्रीय। क्या होगा, अंतर्धन राष्ट्रीय। तो इसमें रा का रोरी सूत्र के माध्यम से लोप हो जाएगा। ठीक है, रा का रोरी सूत्र के माध्यम से लोप हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये हो जाएगा रा, इसमें से इसका लोप हो जाएगा, तब बचेगा अंतधन राष्ट्रीय। ठीक है, अंतधन राष्ट्रीय। तो जो अंत है इसमें से ता में से हम क्या करेंगे, व्यंजन को अलग कर लेंगे और स्वर को अलग कर लेंगे। तो ये हो जाएगा अंत धन आधन राष्ट्रीय। ठीक है, अंत धन आधन राष्ट्रीय। तो यहाँ पर जो आ है यह ढ्रालोपे पूर्वस्य सूत्र के माध्यम से इसका भी क्या हो जाता है, बड़ा आ में परिवर्तन हो जाता है। तब ये संधि जो है वो परिवर्तित हो जाएगी अंत धन बड़ा आ धन राष्ट्रीय, अंत धन बड़ा धन धन राष्ट्रीय। तब ये संधि जो है किसमें परिवर्तित हो जाएगी, इसको जोड़ने पर बनेगा अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, तो एग्जाम में अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय में कौन सी संधि होती है और इसका संधि विच्छेद करके बताइए। ठीक है,
तो इसमें कौन सी संधि होती है? इसमें विसर्ग संधि होती है। रालोप विधि सूत्रम के अंतर्गत विसर्ग संधि इसके अंतर्गत होती है। और इसमें रोरी सूत्र और ढलोपी पूर्वस्य दीर्घोड़ा सूत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास को अब हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज की क्लास में हमने विसर्ग संधि, ठीक है, विसर्ग संधि में इसके 5 प्रकार थे, इनको हमने पांचों को कंप्लीट कर लिया है। कल की क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, कल की क्लास में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। ठीक है, तो क्लास कैसी लग रही है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारी क्लासेस के टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।